नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम जो है हिंदी ग्रामर कंप्लीट आपका हिंदी ग्रामर थ्रू एमसीक्यू से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की जहां पर भी आपके हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट एज ए सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का उद्गम किस लिपि से हुआ है। ये हमें बताना है कि जो देवनागरी लिपि है ये किस लिपि से जो है इस लिपि का उद्गम हुआ है। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो इसका विकास जो है हमें ब्राह्मणी भाषा से देखने को मिल जाता है। तो ब्राह्मणी भाषा जो कि आपके एंशियंट टाइम की एक भाषा देखने को मिल जाती है, जिस लिपि से जो है देवनागरी लिपि का उद्गम हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि की अभिजीत विशेषता क्या है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि की जो अभिजीत विशेषता है ये क्या जो है प्रदर्शित करती है। बात की जाए देवनागरी लिपि की जो अभिजीत विशेषता है, ये बताती है कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है इसके लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है ये किया जाता है अभिजीत। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में मात्रा प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो अगर आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि लिखी जाती है इसमें मात्रा प्रणाली जो है किस लिए उपयोग की जाती है। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में मात्रा प्रणाली जो इस्तेमाल की जाती है तो ये जो है स्वरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ। तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसे जो है कब इसे मानकीकरण जो है कब इसे मानक के रूप में जो है एक्सेप्ट किया गया। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो इसका मानकीकरण हमें देखने को मिल जाता है 1967 में। तो 1967 में जो है देवनागरी लिपि का जो है मानकीकरण हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी को नागरी क्यों कहा जाता है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें नागरी शब्द जो है इसका क्या तात्पर्य है। तो अगर बात की जाए हमारे पास नागरी शब्द की, तो नागरी शब्द हमें बताता है कि यह जो भाषा है यह नगरीय उत्पन्न, मतलब इसका उत्पन्न मेनली नगरीय क्षेत्रों में हुआ है, इसी कारण इसे जो है नागरीय लिपि की जो है संज्ञा दी जाती है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में अनुस्वार का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में जो अनुस्वार प्रयोग किए जाते हैं इसका जो मुख्यतः प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है नासिक्य व्यंजन के रूप में। तो देवनागरी लिपि में जो अनुस्वार प्रयोग किए जाते हैं ये मेनली नासिक्य व्यंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस सीरीज में हम जो है आपकी कंप्लीट हिंदी ग्रामर हम चाहते हैं कि इसमें आपका कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा ना हो जो इस सीरीज से बाहर जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका हर एस्पेक्ट से रिलेटेड इसमें आपका क्वेश्चन जो है कवर हो सके। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि की तुलना में तमिल लिपि का क्या अंतर है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है ये तमिल लिपि से जो है किन मानकों पर जो है भिन्न है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि और तमिल लिपि में जो हमें अलग अलग चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। तो देवनागरी लिपि के चिन्ह हमें अलग देखने को मिलते हैं, उसी तरह हमें जो है तमिल लिपि के चिन्ह हमें जो है अलग देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग चिन्हों के कारण जो है ये हमें देवनागरी लिपि तमिल लिपि से जो है अलग देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में विसर्ग का उपयोग कब होता है। तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें जो विसर्ग हम प्रयोग करते हैं ये किसके लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि में जो विसर्गों का मुख्यतः प्रयोग हमें देखने को मिलता है ये आपके जो है आपके श्वास ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए जो है विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब विसर्गे जो है मेनली हमें या आपको हौ की ध्वनि देती है, इसलिए श्वास ध्वनियों के लिए देवनागरी लिपि में जो है ये विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का कंप्यूटरीकरण
किस यूनिकोड में संभव हुआ है। तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसका जो कंप्यूटरीकरण मतलब इसे जो इसकी कंप्यूटराइजेशन की गई है ये किस यूनिकोड, आपको इससे रिलेटेड यूनिकोड बताना है। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि का जो यूनिकोड हमें देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिल जाएगा UTF-8 नाम से। तो UTF-8 जो है ये आपको देवनागरी लिपि का जो है कंप्यूटराइजेशन कोड जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में चंद्र बिंदु का कार्य क्या है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें चंद्र बिंदु शब्द जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए चंद्र बिंदु की, तो चंद्र बिंदु जो है देवनागरी लिपि में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए देवनागरी लिपि से यहाँ मतलब है कि जो आपकी हिंदी है, जो आपकी शुद्ध हिंदी है उसमें चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है। नासिक्य मतलब जो नाक से ध्वनि के लिए जो है चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है। तो नासिक्य स्वर के रूप में जो है चंद्र बिंदु का इस्तेमाल हम देवनागरी लिपि में करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास काल क्या है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है ये अपने जो है विकसित रूप में कब हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि जो हमें अपने विकसित रूप में देखने को मिलती है तो ये आपको जो है 13वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में हलंत का प्रतीक क्या दर्शाता है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि हम इस्तेमाल करते हैं इसमें जो हलंत उपयोग किया जाता है ये किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हलंत की, तो हलंत जो है ये आपके स्वर रहित व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जो कि बिना स्वर के उपयोग किए जाते हैं तो उनमें जो है हलंत शब्द हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि को संविधान में किस अनुच्छेद में मान्यता है। आपको बताना है कि जो हिंदी की जो आपको लिपि देवनागरी लिपि देखने को मिल जाती है संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसे जो है मान्यता दी गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी की देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है आर्टिकल 343। जो आर्टिकल अनुच्छेद 343 है इसमें जो हिंदी की जो लिपि कही गई है ये आपको देवनागरी इसमें जो है कहा गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की आधिकारिक लिपि के तौर पे हमें देवनागरी लिपि संविधान के अनुच्छेद 343 में हमें इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी की एबिसलिरी प्रकृति क्या है। आपको बताना है कि जो देवनागरी की एबिसलिरी जो प्रकृति है इसका क्या अर्थ हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एबिसलरी पद्धति, तो एबिसलरी पद्धति देवनागरी की हमें बताती है कि जो स्वर और व्यंजन का संयोग किस प्रकार से हो सकता है। तो देवनागरी की जो एबिसलरी पद्धति है ये हमें स्वर मतलब संयुक्त अक्षर या आपके स्वर और व्यंजन का किस प्रकार से संयोग होगा ये आपकी देवनागरी की एबिसलरी पद्धति हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में 2 चंद्र बिंदु का उपयोग कब होता है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि हम लिखते हैं इसमें जो 2 चंद्र बिंदु है ये किस चिन्ह के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास 2 चंद्र बिंदु का उपयोग जो है इस उपयोग का नाम दिया जाता है अवग्रह का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का गुप्त लिपि से क्या संबंध है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है ये गुप्त लिपि से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देवनागरी लिपि का, तो देवनागरी लिपि का आपको अप्रत्यक्ष संबंध मतलब जो देवनागरी जो है ये आपको ब्राह्मणी मार्ग से उत्पन्न आपको जो है लिपि देखने को मिल जाती है। तो देवनागरी का आपको गुप्त लिपि से जो है ये अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में ओम चिन्ह का प्रतीक क्या है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें ओम चिन्ह जो है किस चीज़ का प्रतीक हमें देखने को मिलता है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास ओम चिन्ह की, तो यह हमें बताता है ध्वनि संयोजन को। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का अंतर्राष्ट्रीय मानक कब अपनाया गया। तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में कब जो है इसे अपनाया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास देवनागरी लिपि का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में ये हमें देखने को मिल जाता है 2024 में। 2024 में जो है ये देवनागरी को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में त्रौ संयोजन का नियम क्या है। तो आपको बताना है कि देवनागरी जो है इसमें त्रौ संयोजन का नियम हमें क्या बताता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास त्रौ संयोजन की, तो त्रय संयोजन हमें मतलब त्रय जो बनता हुआ देखने को मिलता है ये हलंत प्लस रौ से हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रौ जो है हमें ये हिंदी में आपको संयुक्त अक्षर देखने को मिल जाता है, और ये हलंत प्लस रॉ करके जो है हमें हलंत प्लस रॉ करके बना हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में ज्नौ का उच्चारण जो है कैसे है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ज्नौ उच्चारण की, ज्नौ जो शब्द है ये आपको देखने को मिल जाता है ग्यौ प्लस नौ से बना शब्द जो है ये आपको ज्नौ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का उपयोग किस भाषा में अधिक है। आपको बताना है जो देवनागरी लिपि है ये कौन सी भाषा में अधिक इस्तेमाल की जाती है। तो अगर बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि का आपको अधिकांश जो है संबंध आपको हिंदी और संस्कृत से देखने को मिल जाएगा। मतलब हिंदी और संस्कृत की जो लिपि आपको देखने को मिलती है ये मुख्य तो आपको देवनागरी लिपि देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवनागरी में क्ष का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्ष, तो क्ष हमें जो है हिंदी में संयुक्त अक्षर देखने को मिल जाता है, और बात की जाए किन शब्दों से मिलकर क्ष बना है तो यह आपको देखने को मिल जाता है क प्लस आपके जो क्ष ये कौन सा पेट कटा वाला श। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो वर्णमाला है तो वर्णमाला में हमें जो मूल स्वर है ये कितने देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर है इनकी संख्या मानी जाती है 11। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। औ से लेके औ तक हमें जो है ये हिंदी वर्णमाला के मूल स्वर हमें देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि री वर्ण को क्या कहा जाता है। आपको बताना है जो री वर्ण है री वर्ण को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास री की, तो री को नाम दिया जाता है समृद्ध स्वर का। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। री को जो है आपके समृद्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित करने का आधार क्या है। देखिए आपसे पूछा गया है कि जो व्यंजनों को आप 5 वर्गों में, जैसे आप देखिए कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, ये हम जो व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं इसका आधार जो है क्या रखा गया है। तो अगर बात की जाए इन वर्गों में, व्यंजनों को इन वर्गों में विभाजित करने का जो आधार है वो आपको देखने को मिल जाता है स्थान और प्रत्यन, ये दोनों के दोनों मतलब जो है आपको चाहे वो स्थान के आधार पर हो या प्रत्यन के आधार पर व्यंजनों को जो है 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्ष को महाप्राण व्यंजन क्यों नहीं माना जाता। आपको बताना है जो क्ष है इसे महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्ष की, तो क्ष, त्र, ज्ञ और जो हमें ऐसे या श्र हमें कुछ ऐसे व्यंजन देखने को मिलते हैं जिन्हें कि संयुक्त अक्षर श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी एग्जाम की, आपकी जैसे HPRCA ने जो है
HP पटवारी एग्ज़ाम का जो सिलेबस घोषित किया है, तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, अगर आपने अपने मतलब बहुत सारी किताबें जो है आपने पढ़ ली है या बहुत सारी वीडियोस देख ली है और फिर भी आप अपनी तैयारी को लेकर कन्फ्यूज़न में है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ इस टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है आपको सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके HPRC ने पटवारी एग्ज़ाम को लेकर सिलेबस दिया है, तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ का प्रावधान जो है हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 10,000 प्लस MCQ जो कोर्स जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा और हर टॉपिक से रिलेटेड या हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें आपके 3,000 से 4,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये HPRC के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी में अयोगवाह वर्ण कितने हैं। आपको बताना है कि जो अयोगवाह वर्ण जो है हिंदी में आपको कितने अयोगवाह वर्ण देखने को मिलते हैं। तो अगर बात कीजिए हमारे पास अयोगवाह वर्णों की, तो अयोगवाह वर्णों में हमें अ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको छोटी ई आपको देखने को मिल जाएगा, छोटा ऊ आपको देखने को मिल जाएगा, री। तो इन्हें जो है अयोगवाह वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण हमें हिंदी में जो है 4 देखने को मिलते हैं, इसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आपको याद रखना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि झ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि जो झ है, झ का उच्चारण स्थान हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर बात कीजिए हमारे पास झ की, तो ईचु यशा नाम का हमें जो उच्चारण स्थान देखने को मिल जाएगा तालु। चवर्ग हो गया और चवर्ग में ही हमें चौ, छ, जौ, झ ये सभी हमें जो है तालव्य ध्वनियाँ देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है। आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने दीर्घ स्वर है। तो अगर बात की जाए दीर्घ स्वरों की, तो दीर्घ स्वरों में हमें देखने को मिल जाता है, देखिए दीर्घ स्वरों में आपको सबसे पहले आ, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा री। देखिए री और री मतलब बड़ा री आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ए आई और ओ। तो इस प्रकार से जो दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में जो है ये आपकी मानी जाती है 4। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो आपके दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों में आपको देखने को मिल जाता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो है आपको दीर्घ स्वरों की संख्या में देखने को, दीर्घ स्वरों की श्रेणी में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ण व्यंजन का वर्ग क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ण व्यंजन की, तो ण व्यंजन हमें देखने को मिल जाता है कि ये ध्वनियाँ आपको देखने को मिल जाएगी मूर्धन्य ध्वनियाँ। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हल स्वर कौन से है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हल स्वर या ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए अ हो गया, छोटी ई और छोटा ऊ, ये हमें जो है हल स्वर या ह्रस्व स्वर श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि य र ल वो को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो व्यंजन में य, र, ल और व की, तो इन्हें नाम दिया जाता है अर्धस्वर का। तो अर्धस्वर आपको य, र, ल, व जो है देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ह व्यंजन का प्रयत्न क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रयत्न के आधार पर जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है, तो इसमें ह जो है, ह आपको देखने को मिल जाएगी स्पर्श ध्वनि। तो स्पर्श ध्वनि के रूप में आपको ह जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है। तो अगर बात की जाए वर्णमाला में हमें जो है कुल कितने व्यंजन देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 33 व्यंजन। तो वर्णमाला में जो है क से लेके ह तक, क से लेके ह तक आपको जो है टोटल 33 व्यंजन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टॉ ठॉ डॉ ढ का समूह क्या है। तो आपको बताना है कि जो टॉ ठॉ डॉ और ढ है, इन समूह को जो है कौन सी ध्वनियाँ कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास टवर्क की, तो टवर्क को जो नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है मूर्धन्य वर्ग का, या मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है ये आपके टवर्क को नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लरी वर्ण का उदाहरण क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लरी वर्ण की, लरी वर्ण जो है हमें ये आपको दीर्घ री मतलब री का बड़ा रूप आपको लरी देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनुनासिक व्यंजन कितने हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास अनुनासिक व्यंजनों की, तो अनुनासिक व्यंजनों में हमारे पास यो आपको देखने को मिल जाएगा, यो आपको देखने को मिल जाएगा, रो आपको देखने को मिल जाएगा, नो आपको देखने को मिल जाएगा, मो। तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगी अनुनासिक व्यंजन। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शौ, शौ, सौ और हो को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शौ, शौ, सौ, हो की, तो इन्हें नाम दिया जाता है ऊष्म व्यंजन का। तो ऊष्म व्यंजनों में हमें जो है 4 व्यंजन देखने को मिलते हैं। तो ये आपको शौ, शौ, सौ और हो, इन्हें जो है ऊष्म व्यंजनों की जो है श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला का क्रम किस पर आधारित है। आपको बताना है कि जो हिंदी वर्णमाला जो क्रम के रूप में आपके पास देखने को हमें मिलती है, तो इसका आधार रूप क्या है। तो अगर बात की जाए हिंदी वर्णमाला को किस क्रम में जो है आधारित किया गया है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा उच्चारण स्थान और प्रयत्न। तो दोनों के दोनों आधार पर जो है हिंदी वर्णमाला को जो है आधारित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लौ का प्रयत्न क्या है। आपको बताना है जो लौ जो शब्द है, इसको प्रयत्न के आधार पर कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर बात की जाए लौ शब्द की, तो लौ शब्द को जो है प्रयत्न आधार पर हम जो है ये सनाद श्रेणी में रखते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर हम ऐसे स्वरों को नाम देते हैं जिन्हें बोलने में जो है आपको 3 गुना, देखिए आपको सबसे पहले आपको ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में जो है आपके एक झटके में वायु से आप जिसे बोल सकते हैं, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। वैसे ही आपके जो दीर्घ स्वर है जिसे बोलने में जो है दुगना समय, जैसे आपके आ हो गया, बड़ा ई हो गया और आपके बड़ा उ हो गया। तो ये आपके दीर्घ स्वर। और इसी प्रकार जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जिन्हें बोलने में जो है 3 गुना समय, जैसे आपका ओम हो गया, ठीक है। तो ओम को जो है प्लुत स्वर का उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, ओम। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन क्यों है। आपसे पूछा गया है कि जो क्ष, त्र, ज्ञ और आप याद रख सकते हैं श्र, इन्हें जो है क्यों जो है इन्हें जो है संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्ष, त्र, ज्ञ और श्र की, इन्हें संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये जो है हमें 2 व्यंजनों के संयोजन से देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंठ्य वर्ग कौन से है। तो आपको बतानी है कि इनमें से जो है कौन सी कंठ्य ध्वनियाँ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कंठ्य वर्ग की, तो कंठ्य वर्ग हम जो है ये कवर्ग को, मतलब क वाले वर्ग को नाम दिया जाता है कंठ्य वर्ग का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ व्यंजन का वर्ग। आपको बताना है कि जो फ व्यंजन का वर्ग है, मतलब आपसे पवर्ग के बारे में मेनली पूछा गया है। अब बात कीजिए हमारे पास पवर्ग व्यंजन की, तो इन्हें जो है आपकी ओष्ठ श्रेणी में, मतलब इनका उच्चारण जो है आपको ओष्ठ की सहायता से हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्णमाला में अ का महत्व क्या है। तो आपको बताना है जो अ शब्द है इसको वर्णमाला में क्या महत्व दिया जाता है। तो अगर बात की जाए अ शब्द की, तो अ शब्द में जो है मूल स्वर देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा आपको जो है इसके अलावा आपको भाषा का आधार तो आपके पास देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास घोष ध्वनियों की, घोष ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनको बोलते समय आप जो है आपके मुख में कंपन इस्तेमाल की जाती है, कंपन उत्पन्न होती है। तो ऐसी ध्वनियों को नाम दिया जाता है घोष व्यंजन का। और हिंदी वर्णमाला में हमें घोष व्यंजनों की संख्या देखने को मिल जाती है 25। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओम वर्णमाला में जो है विशेष क्यों है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ओम शब्द की, ओम शब्द जो है ये देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सभी वर्ण संयोजन से यह हमें मिलकर देखने को बना होता है। इसके अलावा इसका धार्मिक महत्व, इसके अलावा आपको इसको देखने को मिल जाएगा इसका व्याकरणिक महत्व। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओम जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा कि यह वर्ण संयोजन से मिला हुआ है। इसके अलावा आपको इसको धार्मिक महत्व आपको ओम का देखने को मिल जाता है और व्याकरणिक महत्व में आपको ओम शब्द ये जो है विशेष पहचान वाला हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय दर्शन में भाषा को वाच्य जो है किस वेद में है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भारतीय दर्शन में जो भाषा का वाच्य जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो है ये भाषा के लिए वाच्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर आप हमें रिव्यू दे सकते हैं कि हम किस प्रकार से जो है अपने आप में सुधार कर सकते हैं, और आप हमारी वीडियोस पे सजेशन देकर जो है हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।